कछुआ डरते हुए चटर्जी से पूछता है, वर्चू कहाँ है? चटर्जी, मेरी वर्चू कहाँ है? चटर्जी खामोश रहता है, कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अमोदिता झट से बोल पड़ती है, देखिए ना युग जी, चटर्जी जी को क्या हो गया? आते से ही आपका नाम बड़बड़ा रहे थे, हमारे पूछने पर कुछ बता ही नहीं रहे थे, बस आपके नाम की माला जपे जा रहे थे, और जब आपको बुलाकर नीचे लाई तो खामोश खड़े हुए हैं। दिलीप चटर्जी को देखकर मन में सोचने लग जाता है, अब ये चटर्जी यहाँ पर क्यों आए हैं? एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जा रहा है, ये मेरा घर है कि चिड़ियाघर? कछुआ चटर्जी के पास जाते हुए उससे फिर पूछता है, वर्चू कहाँ है चटर्जी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वर्चू तुम्हारे साथ आने वाली थी ना हॉस्पिटल से, तो फिर वो कहाँ पर है? चटर्जी फिर कुछ जवाब नहीं देता है, बेसुध होकर खड़ा रहता है। चटर्जी के कपड़े खून से सने हुए थे, उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंद थी जो धीरे धीरे उसके माथे से फिसलते हुए फर्श पर गिर रही थी। फर्श पर खून जमा होने लग गया था। जैसे ही जानकी की नजर फर्श पर पड़ी खून की बूंदों पर पड़ती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। खून की बूंदों को देखकर उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लग जाते हैं। दिलीप जानकी के बगल में ही खड़ा हुआ था। जानकी की हालत और खराब होती उससे पहले ही वो रजनी के साथ मिलकर जानकी को उसके कमरे में ले जाने लग जाता है। चटर्जी बेसुध होकर खड़ा हुआ था और बस तारा को देखे जा रहा था। कछुए को लगने लग जाता है कि वर्चस्विनी बाहर खड़ी होगी। वो तुरंत हवेली से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर बारिश हो रही थी और वहां पर वर्चस्विनी नहीं थी। कछुआ फिर हवेली के अंदर आता है और इस बार चटर्जी को झकझोरते हुए उससे पूछता है, वर्चू कहाँ है चटर्जी? बोलो बोलो चटर्जी, वर्चू कहाँ पर है? युग भी चटर्जी से पूछने लग जाता है, हाँ चटर्जी, वर्चस्विनी जी कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना, फिर वो कहाँ है? तारा भी रोते हुए चटर्जी से पूछती है, मम्मा कहाँ पर है चटर्जी भैया? बोलिए ना, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? मुझे मम्मा की याद आ रही है। मम्मा कहाँ पर है? जब चटर्जी तारा की आंखों में आंसू देखता है तो अपनी बेसुदगी से बाहर आने लग जाता है। चटर्जी बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, वो रास्ते में। इतना कहकर चटर्जी खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल के बारे में याद करके ही उसकी रूह कांप रही थी। वो पल उसके लिए इतना डरावना था जिसे वो याद तक नहीं करना चाहता था। कछुआ तुरंत चटर्जी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, रास्ते में क्या चटर्जी? रास्ते में क्या हुआ? बोलो चटर्जी। तारा भी रोते हुए बोल पड़ती है, मम्मा कहाँ है चटर्जी भैया? बोलिए ना, मम्मा कहाँ पर है? तारा की आंखों के आंसू देखकर चटर्जी अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो एक लंबी आह भरता है और अगले ही पल बोल पड़ता है, वर्चस्विनी मैम और मैं शाम होते ही हॉस्पिटल से हवेली आने के लिए निकल गए थे। अब हम लोग यहाँ पर आ ही रहे थे कि हमारी गाड़ी बार बार। इतना कहकर चटर्जी अतीत की यादों में डूब जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जब वो वर्चस्विनी के साथ हवेली की तरफ आने के लिए निकले थे और उनकी जिप्सी बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रही थी। इस वक्त चटर्जी और वर्चस्विनी जिप्सी में बैठे हुए थे। अंधेरा हो चुका था, आसपास ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों बहुत परेशान थे। इस बात का अंदाजा उनके माथे पर आती बड़ी बड़ी पसीनों की बूंद को देखकर लगाया जा सकता था। चटर्जी अब स्लो जिप्सी चलाने लग गया था ताकि उसे रास्ता समझ में आ जाए और वो उसी रास्ते पर ना आए। पर वो भले ही जितनी भी कोशिश कर ले स्लो चलाने की, वो बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रहे थे। वर्चस्विनी चटर्जी को देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो चटर्जी? कैसी जिप्सी चला रहे हो? बार बार एक ही रास्ते पर लेकर क्यों आ रहे हो हमें? चटर्जी पलट कर कहता है, मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ मैम, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं लेता तो दूसरे रास्ते पर हूँ, पर बार बार घूम फिर कर यहीं पर आ जाते हैं। वर्चस्विनी खामोश ही रहती है क्योंकि वो भी इस बात से अच्छी तरह परिचित थी कि चटर्जी सही कह रहा था। जो हो रहा था वो वर्चस्विनी की आंखों के सामने हो रहा था। वर्चस्विनी का भी सिर घूमने लग गया था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा था। चटर्जी ने जिप्सी उसी रास्ते पर लाकर खड़ी कर दी थी जहां पर वो घूम फिर कर बार बार आ रहे थे। आसपास अंधेरा छाया हुआ था। पूरे रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो रास्ता पूछ सके। पूरी सड़कें अंधेरे में सुनसान पड़ी हुई थी। चटर्जी अपने आसपास देखते हुए बड़बड़ाता है, मायाजाल,
मायाजाल, मायाजाल। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, कि तुमने क्या मायाजाल मायाजाल लगा कर रखा हुआ है चटर्जी? चटर्जी कहता है, हम मायाजाल में फंस गए हैं वर्चस्विनी मैम, मायाजाल में। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, कैसा मायाजाल चटर्जी? चटर्जी डरते हुए कहता है, काले साए का मायाजाल, ये उसी का मायाजाल लग रहा है मुझे, तभी तो हम घूम फिरकर बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं, और जिस जगह पर घूम फिरकर बार बार पहुंचते हैं उसे मायाजाल कहते हैं, जिसे माया से बनाया जाता है। ये मायाजाल ही है मैम, हम मायाजाल में फंस गए हैं। वर्चस्विनी खामोश रहती है। सच तो ये था, कहीं ना कहीं वर्चस्विनी को भी चटर्जी की बातें सच लग रही थी। उसे इस बात का आभास था कि वो किसी न किसी जाल में फंस गई थी, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने चटर्जी की ये बात कबूल कर ली तो चटर्जी और घबरा जाएगा, उसके अंदर का डर और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर का डर आपके सामने वाले को ही देखकर बढ़ता है। अगर वो हिम्मत वाला होता है तो आपके अंदर का डर भी कुछ कम हो जाता है। इसलिए वर्चस्विनी जानबूझकर चटर्जी की बात को खारिज करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है चटर्जी, हम कोई मायाजाल में नहीं फंसे हैं। ये मायाजाल जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो बस अंधेरा ज्यादा है ना, इसलिए रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं और हम भटक गए हैं। देखो आसमान में कितने काले बादल छाए हुए हैं, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, रास्ता रास्ता कोई तो रास्ता होगा, हाँ वो रहा। वर्चस्विनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, चटर्जी वो देखो, हम सीधे जा रहे थे ना, वही सीधे रास्ते में लेफ्ट साइड से भी एक रास्ता जा रहा है, तुम उस साइड चलो। चटर्जी कहता है, पर मैम वो रास्ता रोंकामुचा गांव की तरफ नहीं जाता है, ये सीधा रास्ता जाता है, और ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी अभी बना हो आपके कहने पर। मुझे तो ये रास्ता भी मायाजाल का ही एक हिस्सा लग रहा है। वर्चस्विनी चटर्जी पर चिढ़ते हुए कहती है, चटर्जी पहले तो तुम ना अपने दिमाग से ये मायाजाल वाली बात निकालो। जब तक तुम्हारे दिमाग में मायाजाल चलता रहेगा तुम ना ही कुछ और सोच पाओगे ना कर पाओगे, इसलिए इस मायाजाल को बाहर निकालो। चटर्जी चुप रहता है। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अपने हाथ से सामने इशारा करते हुए कहती है, और ये सीधे वाले रास्ते पर तो हम कई बार जा चुके हैं ना, क्या हुआ है, हर बार यहीं पर आए हैं ना, तो एक बार ये लेफ्ट साइड वाले रास्ते में जाने में क्या हर्ज है, जाकर देखते हैं ना। चटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैम। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है, चटर्जी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है इस वक्त यहाँ से बाहर निकलने का? चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, हाँ है ना मैम, मैं किसी को अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुला लेता हूँ, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी चार्ली को अपनी लोकेशन भेज देता हूँ। इतना कहकर चटर्जी ने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक ही करी थी कि स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा उतर जाता है, वो और मायूस हो जाता है। वर्चस्विनी चटर्जी का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहती है, नेटवर्क नहीं है ना, मुझे पता था, मैंने अपने मोबाइल में पहले ही देख लिया था। उसी वक्त चटर्जी, जब हम बार बार इसी रास्ते पर आ रहे हैं, तुम शायद भूल रहे हो चटर्जी, मैं तुमसे सीनियर हूँ, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है इस लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर जाने का, अब मैं और देर नहीं कर सकती। चटर्जी मुझे मेरी बेटी तारा से मिलना है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, जल्दी करो। चटर्जी एक बार फिर वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, पर मैम ये रास्ता अनजान है और मुझे इस रास्ते पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो बहुत अजीब चीज है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रखा हुआ है, ये बादल जो आसमान में छाए हुए हैं ये भी अजीब लग रहे हैं। वर्चस्विनी चटर्जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, बस बहुत हुआ चटर्जी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए बोल रही हूँ, इसे तुम मेरा ऑर्डर समझो और जल्दी चलो यहाँ से। चटर्जी जानता था कि वो वर्चस्विनी को नहीं समझा पाएगा और उसे भी इस वक्त लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो चुपचाप जिप्सी दोबारा चालू करता है और उस रास्ते पर जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, सड़क के दोनों ओर का अंधेरा बढ़ते जा रहा था। आगे बढ़ते हुए ही अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि उन्हें सड़क के दोनों ओर सिवाय घने अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगने लग गया था जैसे वो किसी सुरंग के अंदर घुस रहे हो। उनकी जिप्सी के अगल बगल ऊपर नीचे हर जगह काला अंधेरा छाया हुआ था। चटर्जी अपने आसपास के अंधेरे को देखते हुए कहता है, मैम मैं कह रहा था ना, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। वर्चस्विनी हिम्मत करते हुए कहती है,
अपना मुंह बंद रखो चैटर्जी और चुपचाप जिप्सी चलाते रहो। अगर सड़क है तो कहीं ना कहीं तो जाकर खत्म होती होगी ना। चैटर्जी धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, इसे आप सड़क कहती है मैम? ये तो मुझे कोई काली सुरंग लग रही है जिसके अंदर हम घुसते ही जा रहे हैं। चैटर्जी जिप्सी चलाते रहता है। डर तो वर्चस्विनी को भी लग रहा था, पर उसे अपनी बेटी तारा से मिलना था और तारा से मिलने की तड़प ने ही उसके अंदर के डर को कुछ कम कर दिया था। देखते ही देखते कुछ देर बाद उनकी जिप्सी एक जगह पर आकर रुक भी जाती है। जैसे ही जिप्सी रुकती है, उनके आसपास जो काला अंधेरा छाया हुआ था वो छटने लग जाता है। उन्हें आसपास की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। जब चैटर्जी और वर्चस्विनी दोनों अपनी नजरें सामने करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके ठीक सामने ग्रेवयार्ड कोठी थी जिस पर ढेर सारे काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले जो काले बादल उनके आसपास थे वो सारे ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर चले गए हों। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मौत मंडरा रही हो। वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहती है, ये क्या, हम ग्रेवयार्ड कोठी कैसे पहुंच गए? चैटर्जी डरते हुए कहता है, मैं कह रहा था ना मैम, कुछ गड़बड़ है। ये सब उसी काले साई ने किया है। वो चाहता था हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर आ गए, उसके माया जाल में फंस गए। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर वो काला साया क्यों चाहता था कि हम यहाँ पर आए? चैटर्जी पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोश हो जाता है। उसके पास वर्चस्विनी के सवाल का जवाब नहीं था। अब वर्चस्विनी का डर भी अंदर ही अंदर और बढ़ गया था। चैटर्जी और वर्चस्विनी दोनों ही डरते हुए अपने आसपास देख रहे थे। उनके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। चैटर्जी तुरंत जिप्सी को वापस से चालू करने की कोशिश करता है, पर जिप्सी चालू नहीं होती है, जैसे किसी ने जिप्सी को भी अपने वश में कर लिया हो। चैटर्जी जिप्सी चालू करने में लगा ही हुआ था कि तभी वर्चस्विनी को तारा दिखाई देती है, जो कि ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तारा ने वही पिंक फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें लास्ट टाइम वर्चस्विनी ने उसे देखा था। तारा को ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर देखकर वर्चस्विनी की आंखें भर आती हैं। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, तारा मेरी बेटी। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, चैटर्जी तुरंत ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ देखता है और उसे भी दरवाजे पर तारा दिखाई देती है। चैटर्जी तारा को देखते हुए बोल पड़ता है, ये तारा यहाँ पर क्या कर रही है? तारा वर्चस्विनी को देखते हुए वहीं से पुकारते हुए कहती है, मम्मा मम्मा। वर्चस्विनी रोते हुए ही बोलती है, मेरी बच्ची तारा। इतना कहकर वर्चस्विनी तुरंत जिप्सी से नीचे उतरती है और भागते हुए तारा के पास जाने लग जाती है। तारा दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और मासूमियत के साथ वर्चस्विनी को देखते हुए मम्मा मम्मा पुकारते रहती है। जब चैटर्जी एक और बार तारा की तरफ देखता है तो उसे तारा तारा की तरह नहीं बल्कि काले साए की तरह नजर आती है। चैटर्जी चीखते हुए कहता है, रुक जाइए वर्चस्विनी मैम, ये एक जाल है। इतना कहकर चैटर्जी हड़बड़ाहट के साथ जिप्सी से नीचे उतरता है और वर्चस्विनी के पीछे भागने लग जाता है। वर्चस्विनी भी अपनी पूरी जान लगाकर तारा की तरफ भाग रही थी। उसे अब सिर्फ तारा दिखाई दे रही थी और उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो माँ की ममता में बह गई थी। वर्चस्विनी तारा के पास पहुंचने ही वाली थी कि तारा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। चैटर्जी वर्चस्विनी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी तारा के पीछे पीछे ही तारा तारा पुकारते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है और उसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा चैटर्जी के मुंह पर आकर बंद हो जाता है और चैटर्जी दूर जिप्सी के पास फेंका जाता है। चैटर्जी चीखता है, वर्चस्विनी मैम। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।